नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, और अभी हम इंडियन एयरफोर्स की मीडियम लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले 2-3 हफ्तों के अंदर आपने देखा होगा तो इस दौरान अलग अलग फॉरेन कंपनीज की तरफ से भारत को मीडियम लिफ्ट एयरक्राफ्ट को ऑफर किया गया है, जिसमें हाल ही में एम्ब्रेयर की तरफ से अपनी C-390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट को भारत को ऑफर किया गया था। और इसके अलावा भी वैसे ही C-290 एयरक्राफ्ट को भी इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि प्राइमरली एवरो एयरक्राफ्ट को भी रिप्लेस करे और आगे चल के इसको हमारी N-32 एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए खरीदने का प्लान किया जा रहा है। तो ऐसे मीडियम लिफ्ट कैटेगरी की ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक फ्रेश RFI को इशू किया जा रहा है। RFI के मुताबिक इस टेंडर में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से वो टर्बोफैन और टर्बोप्रॉप जैसे एयरक्राफ्ट को इवैल्यूएट किया जाने वाला है और उम्मीद किया जा रहा है कि इसमें C-295, A-400 और C-390 से एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करने वाले। लेकिन यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी एयरक्राफ्ट अभी इस टेंडर में खरीदा जाने वाला है उसमें अभी 18 टन से लेकर 30 टन के आसपास एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया जा रहा है। तो इस कैटेगरी में अभी एयरबस की A-400 भी पार्टिसिपेट कर सकता है, जो कि सबसे ज़्यादा सुइटेबल कंटेंडर होने वाला है। अभी के लिए इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें N-32 एयरक्राफ्ट को आगे चल के रिप्लेस करना है, लेकिन फिर भी इंडियन एयरफोर्स अभी C-130J सुपर हरकुलस स्टैंडर्ड के एक एयरक्राफ्ट को ही खरीदने की कोशिश कर रहा है, जिसमें C-130J से लेके C-390 और A-400 तीनों एयरक्राफ्ट क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में C-390 कैपेबिलिटी C-130J के मुकाबले लगभग 4 से 5 टन ज़्यादा होने वाला है, जबकि A-400 की बात करें तो ये सभी के मुकाबले लगभग 13 से 15 टन तक की एक्स्ट्रा कार्गो कैरी कर सकता है, साथ ही सभी को आउट परफॉर्म करने वाला है। फिलहाल अभी ये बताना तो संभव नहीं है कि इस टेंडर में अभी किसे सिलेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए पहले तो बिड्स को सबमिट होना चाहिए और तब जाके पता चलेगा कि इस टेंडर में एक्चुअली कौन एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और उसके बाद टेक्निकल और फाइनेंशियल नेगोशिएशन भी हो सकता है, जो कि किसी भी टेंडर एक बहुत ही बड़ी डिसाइडिंग फैक्टर को प्ले करते हैं। अगला अपडेट क्रूज मिसाइल को लेके, आप सभी को पता होगा कि भारत के पास अभी एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल को लेके थोड़े दिक्कत है। खास करके सबसोनिक क्रूज मिसाइल की सेगमेंट में भारत थोड़ा अभी स्ट्रगल कर रहा है और ब्रह्मोस को हर कोई एयरक्राफ्ट आसानी से कैरी नहीं कर सकता है। तो इस वजह से इसकी डिप्लॉयमेंट सिर्फ हमारी सुखोई तक ही सीमित रह जाता है। इस वजह से अभी DRDO की तरफ से इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल को भी डेवलप किया जा रहा है, जिसे आगे चल के अलग अलग प्लेटफॉर्म से लॉन्च किए जाने वाले सबसोनिक क्रूज मिसाइल को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसी बीच अभी MBDA की तरफ से अपनी एक्सोसेट मिसाइल को भी भारत को ऑफर करने की प्लानिंग की जा रही है। एक्सोसेट एक यूरोपियन ओरिजिन एंटीशिप क्रूज मिसाइल है, जो कि एक लो लेवल की सी स्किमिंग मिसाइल होने वाला है। हालांकि इसकी रेंज इतना ज़्यादा नहीं, जो कि बस 70 किलोमीटर के आसपास है, पर अभी इसको MBDA की तरफ से भारत को ऑफर करने की प्लानिंग की जा रही है, जिसे खास करके इंडियन नेवी की कैरियर बेस्ड टेंडर में जीतने वाले रफाल जेट के साथ ऑफर करने की बात की गई है। अभी तक ये बात भारत की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया इस टेंडर में रफाल को सिलेक्ट किया गया, लेकिन इसको लेकर फ्रेंच मीडिया की तरफ से कई बार रिपोर्ट पब्लिश किया जा चुका है कि इसमें रफाल को सिलेक्ट किया गया। इसके अलावा MBDA की तरफ से अभी सेम मिसाइल को ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के लिए भी ऑफर किया जा रहा है। इस बार MBDA की तरफ से एरो इंडिया शो के दौरान भी मल्टीपल इक्विपमेंट को डिस्प्ले किया जाने वाला और इस दौरान तेजस MK-1 में भी अपनी एसरा मिसाइल को इंटीग्रेट करने की बात पर भी MBDA की तरफ से कंफर्मेशन दिया जा चुका है। अगला अपडेट भारत और यूनाइटेड स्टेट की तरफ से, और अभी भारत और US के बीच अप्रैल 2023 में एक बहुत ही बड़ी लेवल की एक्सरसाइज को शुरू करने की प्लानिंग की गई है। इस एक्सरसाइज का नाम कोप इंडिया 2023 होने वाला और ये एक बहुत ही पुरानी बायलैटरल एक्सरसाइज है, जिसको दोनों देशों की डिफेंस रिलेशन को बेहतर करने के लिए 2004 से कंडक्ट किया जा रहा है। सबसे पहले तो इसको 2004 में कंडक्ट करना शुरू किया गया था, उसके बाद 2005, 2006, 2009, 2018 और 2019 में इसको कंडक्ट किया गया था। अब इनिशियली 2009 के बाद काफी लंबे समय तक एक्सरसाइज बंद हुआ था और वापस 2018 में इसको शुरू किया गया था, लेकिन फिर 2019 के बाद जब पैंडेमिक आ गया था तो उसकी वजह से इसको फिर से बंद करना पड़ा था। लेकिन अभी एक बार फिर से इसको स्टार्ट करने का प्लान किया जा रहा है। इस पूरे एक्सरसाइज को मेनली हमारी पनागढ़ और कलाईकुंडा एयरबेस से ही कंडक्ट किया जाने वाला है, जिसमें मोस्टली एरियल वॉरफेयर जैसे एक्सरसाइज शामिल रहेंगे और इसमें डाटा शेयरिंग से लेके एयर मोबिलिटी ट्रेनिंग, एयर ड्रॉप एक्सरसाइज, एयर डिफेंस, एयर कॉम्बैट और अटैक ड्रिल को कंडक्ट किया जाने वाला और इसमें दोनों तरफ से फाइटर जेट्स के साथ साथ एवेक्स और एलियट टैंकर्स को भी डिप्लॉय करने की बात की गई है।
अगला अपडेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लेके है। थोड़ी देर पहले हम लोग एमबीडीए की तरफ से किए जाने वाले एक ऑफर की बात कर रहे थे, जिसमें एमबीडीए की तरफ से भारत को अपनी एक्सएसएट मिसाइल को ऑफर करने की प्लानिंग किया गया था। इसके बाद अभी ये बात पता चला है कि एमबीडीए की तरफ से भी भारत को अपनी एक 5th जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी ऑफर किया जा रहा है। इसका नाम एक्रोन 5th जनरेशन टैक्टिकल मिसाइल है। अब इसे सिर्फ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नहीं बल्कि उससे थोड़ा बेहतर बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि एक मल्टीपर्पज मिसाइल होने वाला है, जिसे हम लोग टैंक से लेकर बंकर तक भी उड़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें जो वॉरेट सेक्शन होता है उसको टारगेट के हिसाब से चेंज किया जा सकता है। इसे अभी एक 5th जनरेशन की मिसाइल कहा जा रहा है, जो कि वर्तमान की किसी भी एग्जिस्टिंग 3rd जनरेशन और 4th जनरेशन की मिसाइल के मुकाबले काफ़ी एडवांस होने वाला है। इसमें डुअल मोड में ऑपरेट करने वाले इंफ्रारेड और टीवी सीकर मौजूद होने वाला है। साथ ही इसमें लेटेस्ट हाई रेजोल्यूशन मल्टीबैंड मेजर्स, मल्टी इफेक्ट वॉरेट, डेटा लिंक सिस्टम, मल्टी मोड गाइडेंस एल्गोरिदम और एआई टेक्नोलॉजी मौजूद होने वाला है। इसके अलावा इसको लॉन्च करने वाली जो ट्यूब है उसके साथ मिलाकर इसका जो टोटल वेट है वो करीब 15 kg के आसपास ही होती है, जो कि कैरी करने में काफ़ी आसान होता है। और इसका जो रेंज है वो भी करीब 4000 मीटर से ज़्यादा बताया जा रहा है। इसको फुली मॉडुलर अप्रोच में बनाया गया था, जिससे चाहे तो किसी भी व्हीकल में या टैंक के ऊपर भी हम लोग आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो कि इसकी ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी को काफ़ी हद तक इंक्रीज करने वाला है। अगला अपडेट ड्राई कावेरी इंजन की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कि अभी भारत की तरफ से अपनी ड्राई कावेरी इंजन को तेज़ी के साथ डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि इसको आगे चल के हमारी घातक यूसीवी में इस्तेमाल किया जाएगा। और काफ़ी हद तक ड्राई कावेरी इंजन प्रोग्राम अभी सफल माना जा रहा है। और जीटीआरई की तरफ से दिए जा रहे अलग अलग रिपोर्ट में ये बात कई बार बताया जा चुका है कि ड्राई कावेरी इंजन को अभी पहले के मुकाबले काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया जा चुका है। इसी बीच अभी जीटीआरई की तरफ से इसके लिए एक स्पेशल फुल ऑथोरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम को बनाने की कोशिश किया जा रहा है। ये यूनिट मेनली एक डिजिटल कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम होने वाला है, जो कि इंजन में इंजेक्ट होने वाले फ्यूल्स की मात्रा को कंट्रोल करने वाला है और स्पेसिफिक सिचुएशन के हिसाब से फ्यूल फ्लो को एडजस्ट करने वाला है, जिससे बाहर की एटमॉस्फेरिक कंडीशन के हिसाब से चाहे कुछ भी हो जाए उसे इंजन की परफॉर्मेंस के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और हमेशा ही जो हमारा इंजन रहेगा वो अपनी पीक पावर को अचीव कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और बहुत बड़ी नेगेटिव साइड भी मौजूद है, और वो ये है कि जब भी हम फुली डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम के साथ जाते हैं तो ऐसे में अगर कोई भी टेक्निकल फेलियर होता है तो ये सिस्टम काम करना बंद कर देता है। तो इससे एयरक्राफ्ट का इंजन एकदम से बंद हो जाता है, जिसे स्टार्ट करना उसके बाद पॉसिबल नहीं होने वाला है, जिस वजह से इस सिस्टम को सबसे पहले तो हमको फेल प्रूफ बनाना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है। फिलहाल अभी जीटीआरई अपनी डेवलपमेंट को जारी रखने के साथ साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंटल पार्टनर को भी तलाश कर रहा है, जो कि आगे चल के इनको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और जल्दी से इनको प्रोडक्शन के लिए तैयार करने की प्लानिंग भी किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।